अक्सर बिहार की राजनीति को ये कहा जाता है कि बिहार में राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है। जातीय समीकरण कुछ ऐसा राजनेता बैठाकर रखते हैं कि उसी के आधार पर सीटों के बंटवारे भी होते हैं और जीत के बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। दरअसल बता दें आपको कि बिहार का सीमांचल का क्षेत्र प्रमुख रूप से 4-5 वो जिले जहां पर मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है, उस मुस्लिम आबादी को साधने का प्रयत्न हर कोई करता है। भारतीय जनता पार्टी इस 2025 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ हिंदुत्व के वोट बैंक को फोकस करते हुए अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है, लेकिन महागठबंधन की नजरें उस सीमांचल के इलाके पर भी है जहां पर अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। यानी कि सीमांचल से महागठबंधन को बढ़त, तो इसका मतलब पटना तक का रास्ता महागठबंधन के लिए आसान हो सकता है। दरअसल बता दें आपको कि सीमांचल में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल जैसे ये इलाके जो हैं, यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है और उसी कोशिश में महागठबंधन पुरजोर ताकत लगाए हुए। बता दें आपको कि उस इलाके के मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव ने भी महागठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने को लेकर अपनी जान झोंक रखी है। पप्पू यादव लगातार महागठबंधन के पक्ष में सीमांचल के इलाके में प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ कई मोर्चों पर संतोष कुशवाहा भी नजर आए, जो मंत्री पद का बड़ा जिम्मा बिहार सरकार में संभाल चुके हैं। लेकिन अब महागठबंधन के उस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी कमर कस ली। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो सीमांचल के इलाके में 5 सीटों पर AIMIM ने जीत दर्ज की थी। अब पप्पू यादव का यह कहना है कि यदि वो 5 सीटें हमें मिली होती, यानी कि महागठबंधन को मिली होती, इंडिया अलायंस को मिली होती, तो बिहार में उसी वक्त नीतीश की सरकार का तख्ता पलट हो सकता था। इस बार फिर उसी फॉर्मूले पर है और खबरें सामने आ रही है कि करीब 50 विधानसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, अब मुख्य धारा की राजनीति में उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का तो मुस्लिम वोट बैंक धर्मनिरपेक्षता जो सेकुलरिज्म वाला फॉर्मूला है, उसके आधार पर हमेशा से स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। और इस बार तो तेजस्वी यादव ऐलान कर चुके हैं कि जरूर हमने EBC यानी कि अति पिछड़ा वर्ग से एक डिप्टी CM मुकेश सहनी को बनाने का ऐलान किया है, लेकिन मुसलमानों की अनदेखी नहीं की जाएगी। यानी कि मुसलमानों को बिहार में यदि इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो फिर मुख्य धारा की राजनीति में शामिल किया जाएगा, सरकार में उनकी हिस्सेदारी होगी। पप्पू यादव कटाक्ष लगातार ओवैसी पर कर रहे हैं कि बी पार्टी बनकर आते हैं, बीजेपी की मदद करते हैं, लेकिन जब सीमांचल पर आंच आती है तो ओवैसी दिखाई नहीं देते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं। ऐसे में ओवैसी क्या बिगाड़ेंगे महागठबंधन का खेल? और पप्पू यादव के दांव में कितना दम, क्या बना पाएंगे इस बार तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद है इस खास कार्यक्रम में। अमन सर, ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी तो एक तरफ महागठबंधन के पक्ष में बिहार के लोगों को लुभाने में जुटी हुई है, लेकिन पप्पू यादव और ओवैसी जो आमने सामने आकर के खड़े हो गए हैं, ओवैसी वोट काट लेंगे ये डर क्या महागठबंधन को सता रहा है? और पप्पू यादव जो सीमांचल के मसीहा के तौर पर जाने जाते रहे हैं, धकाधक जिस तरीके से खुला पैसा बांटते हैं जब कोई मुसीबत आती है, तो वो एक उनकी अलग छवि है। क्या उस छवि का लाभ तेजस्वी यादव को इस चुनाव में मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने शुरुआत की थी कि जो 4-5 जिले हैं, खासकर अररिया की बात करें, पूर्णिया की बात करें, हम किशनगंज की बात करें, कटिहार की बात करें, मधेपुरा की बात करें, सुपौल की बात करें, ये वो जिले हैं, वो जगह हैं जहाँ पर मुस्लिम जो आबादी है वो अधिक देखने को मिलती है। और यही वजह है कि ओवैसी का सबसे अधिक ध्यान जो रहता है वो सीमांचल के ऊपर रहता है। पिछले चुनाव की बात करें 2020 की, उस वक्त भी ओवैसी की पार्टी को 5 विधानसभा सीटें इसी क्षेत्र से मिली थी, लेकिन
महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या वो चुनाव जीतने आते हैं या वो किसी को चुनाव हरवाने आते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट तो कई सारी सीटों पर रहता है उनका। और ये बात किसी छुपी हुई नहीं है कि कई उपचुनाव में भी उनकी वजह से आरजेडी को शिकस्त झेलनी पड़ी है। तो ये जिस तरह का बयान अब पप्पू यादव दे रहे हैं उसमें गहराई तो नजर आती है कि जिस तरह ओवैसी कुछ चुनिंदा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो सेलेक्टिव राजनीति करना चाहते हैं, इस मकसद से वो बिहार में आते हैं, क्योंकि कुछ जो सीटें हैं भले ही वहां पर उनका प्रभाव है लेकिन उसके अलावा संपूर्ण बिहार को वो क्यों नहीं देखना चाहते। इस बात को लेकर पप्पू यादव कहते हैं कि ये बी टीम बनकर काम करते हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं आरजेडी ग्रुप के या कांग्रेस ग्रुप के वो स्ट्रांग होते हैं और वहां पर ये अपने प्रत्याशी उतार देते हैं ताकि वोट काटा जा सके। इसका नुकसान जो है वो महागठबंधन को हो सकता है या होता हुआ आया है। पप्पू यादव ने जोरदार तरीके से कहा है कि भाई देखिए, आप मुस्लिमों के हितैषी होने की बात करते हैं, नुमाइंदा होने की बात करते हैं, लेकिन जब इन क्षेत्रों के अंदर मुस्लिमों के ऊपर कोई आफत टूटती है, कोई दिक्कत में आते हैं, कोई परेशानी में आते हैं, तब ओवैसी वहां पर नजर नहीं आते। लेकिन जब चुनाव आते हैं तुरंत वहां पर अपने कह सकते हैं राजनीति करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो क्या ओवैसी का चुनाव में आना, क्योंकि दिल्ली में भी वो चुनाव लड़े थे, 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तब भी सवाल उठा था कि आखिर भाई 2 ही सीटें क्यों, आप संपूर्ण दिल्ली में चुनाव लड़ी, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमने देखा कि ओखला की सीट को टारगेट किया, इसके अलावा मुस्तफाबाद सीट को टारगेट किया और वहां पर जो समीकरण बने हुए थे आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के, उनको ध्वस्त करते हुए एक तरीके से अच्छा वोट बैंक हासिल किया, बिल्कुल अच्छा वोट बैंक हासिल किया और हार जीत में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही। तो क्या यही भूमिका वो बिहार में निभाना चाहते हैं। पप्पू यादव ने जोरदार तरीके से कहा है कि वो सिर्फ वोट काटने वाली राजनीति करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बी टीम का आरोप तो पप्पू यादव ने सीधे तौर पर लगा दिया, लेकिन अमन सर ओवैसी ने तो ऑफर भी दिया था कि महागठबंधन जी हमें अपने गठबंधन में शामिल कर ले, और गठबंधन में यदि शामिल कर लिया जाता तो आज ये नौबत ना आती कि पप्पू यादव को ये बयान देना पड़े। तो क्या महागठबंधन बिहार में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर संशय की स्थिति में है? देखिए, अगर आप देखेंगे पुराना अगर हम इतिहास खंगाले खासकर आरजेडी के एंगल से अगर बात करें तो देखिए उसमें पता चलता है कि एम समीकरण के सारे मुस्लिम और यादव वोट के सहारे आप देखेंगे 17-18% के आसपास तकरीबन मुस्लिम वोट बैंक बिहार के अंदर है और 13-14% के आसपास आई थिंक यादव वोट बैंक, और दोनों मिलकर अगर हम देखें आप तो ये 34-35 के आसपास चला जाता है और इसी के सहारे 15 साल तक लालू यादव ने बिहार के अंदर राज किया है। तो ये आप समझ में आता है कि मुस्लिमों के ऊपर जो अधिकार रहा है अब तक वो आरजेडी का पुरजोर तरीके से रहा है। लेकिन ओवैसी के आने के बाद कहीं ना कहीं जो वोट है वो कटता हुआ नजर आता है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता हुआ नजर आता है, वो कहीं ना कहीं एक तरह देखा जाए तो नुकसान आरजेडी को यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल दिखाई पड़ता है, नुकसान दिखाई पड़ता है और इसी को डैमेज को कंट्रोल करने की, इसी नुकसान की भरपाई करने की कोशिश महागठबंधन के नेताओं की तरफ से की जा रही है। कमान सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव के हाथ में है। पप्पू यादव को अक्सर लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक विरोधी भी माना जाता रहा है, लेकिन इस चुनाव में उनके बेटे तेजस्वी यादव के समर्थन में है और उन्हें आशीर्वाद मुख्यमंत्री बनाने के लिए दे चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव के मजबूत सियासी प्रभाव वाले इलाके में महागठबंधन कितनी बड़ी जीत दर्ज कर पाता है। क्या ओवैसी फैक्टर एक बार फिर से बिहार में धूमिल होता हुआ नजर आएगा? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।